हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में ऑस्मोटिक रिलेशन इन प्लांट। ओके, तो ये जो अपने या तो मैं ये बोलूं कि ऑस्मोटिक रिलेशन इन प्लांट भी बोल सकती हूँ, या इसी फ्रेम में लिखा सकता है कि ऑस्मोटिक रिलेशन इन अ सेल। ठीक है, तो इस ऑस्मोटिक रिलेशन के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स आने चाहिए। तो अपने एक एक करके बेसिक टर्म्स लेते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पर सबसे पहले आता है कंसंट्रेशन क्या है। हालांकि केमिस्ट्री में हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, पढ़ते ही हैं, है ना, लेकिन यहाँ वापस रिवीजन जरूरी है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? यूनिट एरिया में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मैं बायोलॉजी की लैंग्वेज में बोलूंगी, ध्यान रखना, यूनिट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉल्यूट इन अ यूनिट एरिया या इन अ गिवन सॉल्यूशन। ओके, तो ये हमारा कंसंट्रेशन कहलाता है। अब आता है, तो पहले नंबर 1 खत्म हो गया, थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, सबको आता है। दूसरा आता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो बेटा, जहां पे भी ग्रेडियंट होता है ना, इसका मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस कहलाता है। तो जब ये डिफरेंस वर्ड कब आता है? जब हम कोई दो सिस्टम लें। ठीक है, जब कोई दो सिस्टम लें और दोनों सिस्टम में कुछ सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूशन का एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन हो और उसके बीच में सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन हो। अब सेलेक्टिव परमिएबल कहूं मैं या चाहे डिफरेंशियली परमिएबल कहूं, है ना। अच्छा, पुराने कॉन्सेप्ट में इसके वर्ड ये वर्ड क्या आता था? सेमी परमिएबल। हालांकि अब ये वर्ड बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता, बट अगर मान लिया सेलेक्टिव और डिफरेंशियली वर्ड ना दिया हुआ हो तो सेमी परमिएबल वर्ड भी सही है। इस सेलेक्टिव वगैरह के ले लीजिए, आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो अब देखो, ये कोई सिस्टम ए है, ये कोई सिस्टम बी है, इनके बीच में हमें देखना है कि मान लिया मैं ये कहूं कि इसके सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो 20% है। ठीक है, और इसके सॉल्यूशन की परसेंटेज वो 50% है। तो निश्चित रूप से क्या हो गया? 20 और 50 के बीच में डिफरेंस आ गया। ठीक है, अभी ये परसेंटेज मैंने किसकी बोली है बच्चा? सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बोला है। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का मतलब, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का मतलब होता है इक्वल टू, मैं लिख दूं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ओके, क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना, विलय प्लस विलाय, तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब सॉल्यूट की जितनी कंसंट्रेशन होगी उसी के जो है रेफरेंस में क्या होगा? उसका सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी। अब ग्रेडियंट वर्ड कब यूज करेंगे? ग्रेडियंट का सिंपल टर्म क्या है? डिफरेंस, है ना। तो जब हम किसी दो सिस्टम को लिविंग मेम्ब्रेन से सेपरेट करें, ध्यान रखना इस बात को, मैंने लिविंग मेम्ब्रेन बोला है ना। तो लिविंग मेम्ब्रेन से सेपरेट करें जिससे होते हुए क्या होता है? कोई सॉल्यूट या सॉल्वेंट पास हो सके, तब हम वर्ड यूज करते हैं कि इनके बीच में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होगा। ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन से होते हुए तीनों चीजें हो सकती है, क्योंकि मेम्ब्रेन क्या हो सकती है? सेलेक्टिव परमिएबल भी हो सकती है, परमिएबल भी हो सकती है ना, और इम्परमिएबल भी हो सकती है। इम्परमिएबल का मतलब क्या है? ना तो सॉल्यूट को, है ना, सॉल्यूट को भी जो है पास नहीं होने देती, सॉल्वेंट को भी पास नहीं होने देती, तो निश्चित रूप से सॉल्यूशन को तो पास होने देगी ही नहीं, है ना। तो
है, परमिट करती है। और दूसरा क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कहूं चाहे क्या कहूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेलेक्टिव परमिएबल होती है, या इसी को क्या वर्ड बोलते हैं, डिफरेंशियली परमिएबल। पुराना कॉन्सेप्ट इसको सेमी परमिएबल कहता था। सेमी परमिएबल उसको कहते हैं जब सॉल्वेंट को तो परमिट करेगी लेकिन सॉल्यूट को नहीं करेगी। लेकिन नेचुरली ऐसा नहीं होता, क्योंकि सॉल्वेंट को भी परमिट करती है, कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूट को भी परमिट करती है। तो इसका मतलब ये टर्म टेक्निकली फॉल्ट है, ठीक है। तो इसलिए अब जो न्यू वर्ड आया वो क्या आता है, सेलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमिएबल। तो क्या होता है, सॉल्वेंट, क्योंकि लिविंग जो है लिविंग बीइंग होते हैं उसमें सॉल्वेंट हमेशा ही क्या होता है, वाटर होता है। और सम स्पेसिफिक सॉल्यूट है ना, सम स्पेसिफिक सॉल्यूट को भी क्या करती है, परमिट करती है। ओके, तो ये मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेलेक्टिव परमिएबल होती है। क्लियर, ये बात अगली खत्म हुई। अब आता है देखो पहला टर्म कंसंट्रेशन, दूसरा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तीसरा आता है डिफ्यूजन। देखो डिफ्यूजन जो है ना, ये आइदर सॉलिड और लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल यदि किसी दो सिस्टम के बीच में सेपरेट किए जाए तो वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अभी मैंने सिंपल डिफ्यूजन बोला है, तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, चाहे लिक्विड चाहे सॉलिड चाहे गैसेस, चाहे सॉल्यूट चाहे सॉल्वेंट चाहे सॉल्यूशन का अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक है। अब डिफ्यूजन के बाद वर्ड आता है डिफ्यूजन प्रेशर। क्या आता है, डिफ्यूजन प्रेशर। देखो जो जहां हायर कंसंट्रेशन है उस हायर कंसंट्रेशन वाले मॉलिक्यूल पर कंसंट्रेशन अधिक होने के कारण और दोनों के बीच में ग्रेडियंट डेवलप होने के कारण इन रैंडम मूवमेंट करते हुए मॉलिक्यूल पर एक प्रेशर लगता है, और वह प्रेशर इसके आपस में जो टक्कर के कारण उत्पन्न होता है, जिनके कारण क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और वह एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी। तो अगला वर्ड यहीं पे आ गया, नंबर 5 टर्म काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है, किसी भी सिस्टम में प्रेजेंट मॉलिक्यूल के आपस में मूवमेंट के कारण जो रैंडम मूवमेंट करता है, इस रैंडम मूवमेंट से क्या होगी, ये टकराएंगे, और टकराएंगे तो क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, और यह एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। तो जिसमें जितने मॉलिक्यूल अधिक होंगे तो इसका मतलब रैंडम मूवमेंट भी अधिक होगा, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी अधिक होगी। तो इसका मतलब यहाँ जिस और काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी उस ओर से लो काइनेटिक एनर्जी की तरफ मूव करेंगे। अब देखो मैं इसके लिए तो क्या बोल सकती हूँ, दोनों टर्म बोल सकती हूँ, या तो मैं कहूँ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, या मैं क्या कहूँ हाई काइनेटिक एनर्जी से लो काइनेटिक एनर्जी की तरफ मूव करना, ठीक है। और तीसरा टर्म फिर आ गया, क्योंकि जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, इसका मतलब वहां का डिफ्यूजन प्रेशर भी अधिक होगा। तो हायर डिफ्यूजन प्रेशर से लोअर डिफ्यूजन प्रेशर। तो तीनों टर्म क्लियर, चाहे तो मैं बोलूं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, चाहे मैं कहूं हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर, और चाहे मैं कहूं हाई काइनेटिक एनर्जी से लो काइनेटिक एनर्जी की तरफ मूव करने को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। अब एक और बात, डिफ्यूजन के लिए लिविंग सिस्टम का होना जरूरी नहीं है। क्यों, देखो अभी तो अपन ने क्या बोला कि ये मेम्ब्रेन को बीच में हमने बैरियर के रूप में डाला, लेकिन डिफ्यूजन कहाँ हो सकता है, अगर मैं एक बीकर में वाटर लेती हूँ और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल दूं, तो पोटेशियम परमैंगनेट के मॉलिक्यूल यहाँ पर अधिक है और यहाँ पे कम है, जबकि यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल अधिक है और यहाँ कम है। तो वाटर के मॉलिक्यूल अपने अधिक कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, और पोटेशियम परमैंगनेट के अपने अधिक कंसंट्रेशन की लो कंसंट्रेशन की तरफ
मूव करेंगे, यानी कि इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन चलेगा। एक ही सिस्टम में प्रेजेंट दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल अपने स्पेसिफिक डिफ्यूजन प्रेशर के कारण रैंडमली इंडिपेंडेंट मूवमेंट करते हैं, और इस इंडिपेंडेंट मूवमेंट का कारण उनका अपना स्पेसिफिक पार्शियल प्रेशर है, जो कि उसे अपने हायर से लो की तरफ और उसे अपने हायर से लो की तरफ होता है। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि इक्विलिब्रियम स्टेबलिश न हो जाए, साम्यावस्था स्थापित न हो जाए। अब चाहे वो लिविंग सिस्टम में हो रहा है तब भी यही प्रोसेस होगी, और चाहे वो फ्री सिस्टम में, अब मैं यहाँ से इसको फ्री सिस्टम कह दूं क्योंकि यहाँ बीच में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, और यहाँ मैं क्या कह दूं नॉन लिविंग सिस्टम, तो ये लिविंग सिस्टम है, ये नॉन लिविंग या फिजिकल सिस्टम कह सकती है उसको, है ना। तो डिफ्यूजन दोनों ही स्थितियों में हो सकता है, ठीक है। तो अभी तक वर्ड क्या बोला आपने, डिफ्यूजन, सबसे पहले कंसंट्रेशन, फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, फिर डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, और ग्रेडियंट वर्ड कई जगह पर लगेगा। आपको ये ध्यान रखना कि ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, चाहे कहीं पर भी लगे, आगे भी बहुत सारे आएंगे। फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी, अब देखो ये फ्री एनर्जी नया कॉन्सेप्ट है जो गिब्स ने दिया था, जो थर्मोडायनामिक्स में दिया है ना, क्योंकि ये टर्म क्या आ रहा है, ये थर्मोडायनामिक्स में आ रहा है। तो ये देखो क्या है, अभी बात करते हैं 2 मिनट में। मतलब फ्री एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब ये अच्छा, इसका इस प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, है ना। कंसंट्रेशन हमने किसी के लिए वर्ड दे सकते, ऐसा नहीं कि सॉलिड को ही बोलेंगे। अगर हम दो सॉल्वेंट, मतलब प्योर सॉल्वेंट को या सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को अगर हम जो है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन से जो है सेपरेट करते हैं, तो उसमें अगर सॉल्वेंट के मूवमेंट को देखेंगे तब भी तो हम वहां की उसकी, इसलिए जरूरी नहीं कि हम कोई कंसंट्रेशन वर्ड सॉल्यूट के लिए ही लें, हम सॉल्वेंट के लिए भी टर्म यूज करते हैं, तो इसको कंफ्यूज होने की इसके लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं ये क्या कहता है कि एक कोई सिस्टम है ना, इस सिस्टम में जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हमेशा रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं, ये मॉलिक्यूल रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं, और सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या करेंगे, टक्कर लगेंगे, है ना। तो ये जो टक्कर लगेगी ना, उस टक्कर के कारण क्या होगी, एंट्रोपी डेवलप होगी। क्या होगी, एंट्रोपी। एंट्रोपी का सिंपल वर्ड क्या होता है, डिस्टरबेंस होती है ना। तो ये डिस्टरबेंस या एंट्रोपी के कारण क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। और ये एनर्जी यहाँ थर्मोडायनामिक्स में क्या कहलाती है, फ्री एनर्जी कहलाती है, ठीक है। और इसी के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो अब तीसरा वर्ड जो कंसेप्ट आ गया कि यदि कोई दो सिस्टम है, उस दो सिस्टम को यदि हम किसी लिविंग मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं, तो जिस सिस्टम की हाई काइनेटिक एनर्जी या हाई फ्री एनर्जी या क्या कहूं मैं, हाई एंट्रोपी हो, उससे जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट लो काइनेटिक एनर्जी कह दूं, चाहे लो फ्री एनर्जी कह दूं, और चाहे क्या कह दूं, लो एंट्रोपी, तो हाई से लो की तरफ मूवमेंट होता है, यह भी क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। तो ये जो नया कॉन्सेप्ट आया ना, वाटर पोटेंशियल कॉन्सेप्ट, ये वाटर पोटेंशियल कॉन्सेप्ट जो है वो इसी फ्री एनर्जी या जिसे हम एंट्रोपी कॉन्सेप्ट कहते हैं उसी पर बेस्ड है, ठीक है। अब आता है देखो यहीं पे एक वर्ड इसी के साथ बोल देते हैं, पोटेंशियल। अब देखो आप पोटेंशियल का मतलब वास्तव में अगर सिंपली हम बोले ना इंग्लिश के वर्ड में, तो इसे हम एफिशिएंसी कहते हैं। एफिशिएंसी या मैं क्या बोलूं, क्षमता हिंदी में बोले तो, ठीक है। किसी भी सिस्टम में कितनी क्षमता है, कितनी पोटेंशियलिटी है, कितनी एफिशिएंसी है, कितनी एबिलिटी है कि वो अपने सिस्टम से दूसरे को दे सके, दूसरे को दे सके। जैसे मैं कहूं कि यदि कोई सॉल्यूशन है, यहां जो है आराम से सुनना, यदि कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बोल रही हूं मैं, ये सॉल्यूशन है, ये 20% है और ये सॉल्यूशन है
वो कितना है 50%, जान के वो पीछे वाला ले रहे, ठीक है। अब सॉल्यूशन 20% है, इसका मतलब यहाँ इसकी सॉल्वेंट की परसेंटेज कितना होगी 80% होगी, और यहाँ क्या होगी इसकी सॉल्वेंट की परसेंटेज है 50% होगी। इसका मतलब मैं अगर वाटर पोटेंशियल की बात करूं, इसका मतलब यहाँ वाटर पोटेंशियल में वाटर की कंसंट्रेशन अधिक है, तो इसका मतलब यहाँ वाटर मॉलिक्यूल की फ्री एनर्जी अधिक है और यहाँ वाटर की फ्री एनर्जी क्या है कम। तो ये वाटर मॉलिक्यूल अपनी अधिक फ्री एनर्जी से कम फ्री एनर्जी की तरफ मूव करेंगे, और यही फ्री एनर्जी इसकी पोटेंशियलिटी कहलाती है। तो किसी भी सिस्टम में जितने मॉलिक्यूल होंगे उतने मॉलिक्यूल क्या करेंगे, रैंडम मूवमेंट करेंगे। रैंडम मूवमेंट से एंट्रोपी डेवलप होगी, एंट्रोपी से एनर्जी रिलीज होगी, और यह एनर्जी फ्री एनर्जी कहलाएगी, और यही फ्री एनर्जी क्या कहलाती है, उसकी क्या कहलाती है, एफिशिएंसी या पोटेंशियलिटी कहलाती है। तो फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एज देयर पोटेंशियलिटी, ठीक है। अब एक्चुअल में नेचर में कभी भी प्योर वाटर H2O नहीं मिलता है। वाटर में आपको पता है क्या होते हैं, कुछ केमिकल इंग्रेडिएंट तो पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब वाटर के लिए हम ऐसा नहीं कहेंगे कभी कि जो है इसकी, जैसे मैं यहाँ कहूँ ना, जैसे मैं ये कहूँ कि तुम ये सोच रहे हो कि ये वाला सिस्टम ए है और ये बी है, इसमें भी प्योर वाटर है और इसमें भी आपने किसी और सिस्टम से प्योर वाटर बनाया, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि वाटर मूवमेंट करता है, क्यों? यदि हम ये कह रहे हैं कि इसमें भी प्योर है इसमें भी प्योर है, हमने एक ही सोर्स से लिया है, इसका मतलब इसमें कंटेंट तो सेम ही होंगे। लेकिन अगर मैं एक तो लूं जो है सी और ओशियन वाटर, और फिर मैं एक लूं जो है वेल का वाटर, कुएं का पानी, तो आप क्या देखोगे कि अगर मैं ये सी और ओशियन लूं और ये वेल लूं, तो वाटर आप देखोगे कि इधर से इधर की तरफ मूव करता है तो अभी वाटर ही, हमने तो सॉल्यूट मिलाया नहीं है उसमें। तो इसलिए वास्तव में प्योर वाटर नहीं होता, उसमें केमिकल्स इंक्लूड होते हैं। इसलिए किसी भी लिविंग सिस्टम में, क्योंकि हम बात क्या करते हैं कि हमारे अंदर जो सेल है, इन सेल में आपस में जो है वाटर का मूवमेंट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर होगा, तो कभी सेल में प्योर वाटर तो होता नहीं है, वो तो सॉल्यूशन के रूप में प्रेजेंट होता है। तो इसलिए वहां के लिए उसके पोटेंशियल के लिए वर्ड क्या होता है हमेशा, केमिकल पोटेंशियल। तो नेक्स्ट वर्ड क्या आ गया आपके सामने, केमिकल पोटेंशियल। मुझे नेक्स्ट टर्म चल रहे थे ना, उस टर्म की रेफरेंस में आप ध्यान रखना। अभी फ्री एनर्जी चल रहा था, तो फ्री एनर्जी के बाद हमने अगला टर्म क्या लिया, केमिकल पोटेंशियल। तो केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, किसी भी लिविंग सिस्टम में वाटर की एफिशिएंसी, किसी भी लिविंग सिस्टम में उसका वाटर पोटेंशियल जो है वो उसका केमिकल पोटेंशियल कहलाता है, क्योंकि वो प्योर वाटर नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल इंक्लूड होते हैं, इसलिए केमिकल पोटेंशियल कहलाता है। क्लियर? तो ये था हमारा, कुछ टर्म थे, हालांकि बहुत सारे टर्म है, फिर भी हम आगे धीरे धीरे टर्म पढ़ते रहेंगे। एक्चुअल में यहाँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वाटर रिलेशन के, उसमें टर्मिनोलॉजी ही है, तो आप हर टर्म को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वाटर रिलेशन इन अ सेल सिस्टम, तो ये कह रहा है कि किसी भी जो लिविंग सिस्टम में कोई सेल या टिश्यू में वाटर का मूवमेंट है ना, वाटर का मूवमेंट का डायरेक्शन, वाटर मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए या इस बात को डिटरमाइन करने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है कि ये किस बेस पर, कौन से ड्राइविंग फोर्स है, कौन से
जो कि इस मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या कर रहा है। कोई भी सेल होती है ना, ये जैसे कोई एक सेल है, प्लांट सेल पर्टिकुलर, ठीक है, प्लांट सेल है, उसमें ये सेल वॉल अभी आपको बोला ही था कि कैसी होती है, ये परमिएबल है ना, ये कैसी है, परमिएबल है। तो ये किसी भी तरह का बैरियर जो है डेवलप नहीं करती, यानी कि सभी को फ्रीली परमिएबल से कह दूं मैं, तो ये फ्रीली परमिएबल है, ठीक है, फ्रीली परमिएबल है और सभी वाटर सॉल्यूशन सॉल्वेंट को परमिट करती है इससे होते हुए, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट, कोई बैरियर ना हो ना, नेक्स्ट आ जाइएगा। अगला है इसके अंदर लिविंग मेम्ब्रेन। आपको पता है प्लांट की जो सेल वॉल है, ये तो किसकी थी, सेल्यूलोज की, है ना। तो ये नॉन लिविंग होती है, ध्यान रखना, कैसी है ये, नॉन लिविंग है, ओके। अब आती है अगली, क्या है ये, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है और ये लिविंग मेम्ब्रेन है, जो कि किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की। और इसमें प्रोटीन जो है बहुत ही सेंसिटिव मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये स्पेसिफिक सॉल्यूट को ही परमिट करते हैं, सभी सॉल्यूट को आने जाने नहीं देते हैं। तो इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन भी कैसी है, सेलेक्टिव परमिएबल, ओके। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल है, यानी डिफरेंशियली परमिएबल। इसके अंदर हर प्लांट सेल में जो है यूजुअली, ठीक है, क्या होती है, यूजुअली प्रेजेंट अ लार्ज जो है वो वैक्यूल प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इस वैक्यूल में क्या होता है, सेल शेप भरा होता है। क्या भरा होता है, सेल शेप। सेल शेप का मतलब क्या हो गया, वाटर, मिनरल, कुछ जो फूड पार्टिकल एटसेट्रा, है ना, सभी कंटेंट, मतलब कुल मिलाकर वाटर प्लस इंग्रेडिएंट कंटेंट प्रेजेंट होते हैं। तो एक निश्चित कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन भरा होता है और इसके बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो कहलाती है टोनोप्लास्ट। क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट। और यह भी क्या होती है, सेलेक्टिव परमिएबल होती है। तो किसी भी एक सेल से दूसरे सेल में, किसी एक सेल से दूसरे सेल में वाटर या अदर सॉल्यूट का डायरेक्शन कौन सा होगा, इस बात को डिटरमाइन करने के लिए सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि दोनों टुगेदर आर इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन और आउट ऑफ द सेल। यानी सेल से, या मान ली मैं ये कह रही हूं कि भी इस सेल से बाहर जाएगा या इस सेल के अंदर जाएगा, इस सेल से इधर जाएगा या इस सेल से इधर जाएगा, इस बात को डिटरमिनेट करने के लिए कौन कौन है, टोनोप्लास्ट और सेल मेम्ब्रेन, या इसी के क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये दोनों ही जो है डिटरमिनेंट है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आते हैं कि इसको किस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। कहते हैं ऑस्मोसिस। देखो ऑस्मोसिस भी एक टाइप का डिफ्यूजन है, लेकिन ऑस्मोसिस में हम पर्टिकुलर सॉल्वेंट के डिफ्यूजन की ही बात करते हैं, है ना। यहाँ पे देखो डेफिनेशन भी लिखी है, ऑस्मोसिस रेफर टू स्पेसिफिकली टू द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ डिफरेंशियली और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम सिंपल डिफ्यूजन की बात करते हैं तो हम सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी की भी बात कर सकते हैं। लेकिन जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, केवल और केवल सॉल्वेंट की, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं एक फ्री सिस्टम में एग्जांपल लूं कि ये एक बीकर है और इस बीकर में वाटर भरा है और हमने इसमें एक सेल डाल दी, ठीक है। ये सेल वॉल हो गई, ये क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई,
दिख रहा है बिल्कुल कि अगर इसमें ये सॉल्यूट पार्टिकल है, ये क्या है, कोई सॉल्यूट पार्टिकल, और ये क्या है, इसके वाटर मॉलिक्यूल हो गए, है ना, ये इसके वाटर मॉलिक्यूल, इधर भी सेम बात है, ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल हो गया और बाहर जो क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल हो गया। तो बिल्कुल यही जैसे वाटर, यहाँ मैंने क्या कर रखा है, प्योर वाटर, यहाँ क्या कर रखा है, प्योर वाटर, अंदर क्या है, सेल शेप है। तो वाटर क्या करेगा, जैसे यहाँ है, वाटर का कंसंट्रेशन दिख रहा है, क्लियर कट दिख रहा है आपको, वाटर कंसंट्रेशन अधिक है, यहाँ कम है, तो वाटर क्या करेगा, अपनी सारी बातें बोलूंगी, ध्यान रखना, अपनी हाई एनर्जी, कौन सी, फ्री एनर्जी, हाई एनर्जी, अब देखो इधर लिखते हैं अपने, फ्री एनर्जी, है ना, फ्री एनर्जी लिख दूं, चाहे उसी को क्या लिख दूं, केमिकल, अभी बोला था पीछे मैंने कि हम पोटेंशियल लिविंग सिस्टम के लिए वर्ड क्या बोलते हैं, केमिकल पोटेंशियल, या फिर क्या बोलूं मैं, वाटर पोटेंशियल, ठीक है, या मैं क्या बोलूं, काइनेटिक एनर्जी, और या क्या बोलूं मैं, सेम बात, कंसंट्रेशन, है ना। तो कुछ भी वर्ड बोलो ध्यान रखना, बात यह है कि इसको जब मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया गया है तो ये हाई से क्या करेगा, हाई से लो की तरफ मूव करेगा। अब चाहे फ्री एनर्जी है, चाहे केमिकल पोटेंशियल है, चाहे वाटर पोटेंशियल है, चाहे काइनेटिक एनर्जी है, और चाहे कंसंट्रेशन है, कौन, वाटर, ठीक है। तो ये वाटर का अपनी हाई फ्री एनर्जी से लो फ्री एनर्जी की ओर डिफरेंशियली और सेलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन से अक्रॉस होते हुए मूव करने की प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। यह ऑस्मोसिस की प्रोसेस जब डिटरमिनेट हम करते हैं कि किसके द्वारा रेगुलेट होती है, तो इसके कई सारे ड्राइविंग फोर्स होते हैं, मतलब कई सारे यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट होंगे जिनके द्वारा ये रेगुलेट होती है। तो जब ये वाटर बाहरी मीडियम से अंदर मीडियम की तरफ मूव करता है तो इसको जो है रेगुलेट करने के लिए दो मेम्ब्रेन है, टोनोप्लास्ट और सेल मेम्ब्रेन। तो ये वाटर है, ठीक है, वाटर क्या किया, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में एंटर हुआ, साइटोप्लाज्म से एंटर होते हुए टोनोप्लास्ट के सेल शेप में एंटर हुआ। तो ये जो प्रोटोप्लास्ट है, ये प्रोटोप्लास्ट मेम्ब्रेन को एक प्रेशर लगाएगा जो कि इस वॉल के अगेंस्ट, मेम्ब्रेन को एक प्रेशर लगाएगा जो कि वॉल के अगेंस्ट प्रेशर क्रिएट करेगी, और इस प्रेशर के कारण, मैं बाहर ना रही, इस प्रेशर के कारण जो है सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, सेल स्वेल हो जाएगी, और इस सेल के स्वेल होने की कंडीशन को क्या कहते हैं, टर्जिड कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्जिड कंडीशन। और इस प्रोटोप्लास्ट या सॉल्यूशन द्वारा लगाया गया मेम्ब्रेन पर वह प्रेशर जो कि वॉल के अगेंस्ट होता है और सेल को टर्जिड बनाता है, इसको हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर। और टर्गर प्रेशर के कारण सेल कैसी हो जाती है, स्वेल हो जाती है। अब यदि वाटर लगातार अंदर एंटर होता गया और टर्गर प्रेशर जो है बढ़ता गया और सेल अगर जो है फूलती ही गई तो सेल कैसे हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस सेल को ब्रस्टिंग से बचाने के लिए अगला ड्राइविंग फोर्स क्या लगता है, देखिएगा, ये था हमारा जो सेल वॉल, और ये ड्राइविंग फोर्स के कारण ये थी हमारी मेम्ब्रेन का स्वेल होना, और इसके कारण ये जो वॉल भी थोड़ा स्वेल हो जाती है और सेल ऐसे फूली भी सी दिखती है। तो अगर बहुत ज्यादा लगातार फूलेगी तो क्या होगा, उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर साइज में, शेप में लाना पड़ेगा।
इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक प्रेशर लगाती है और इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वॉल प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वॉल प्रेशर कहते हैं। इसका मतलब टीपी इक्वल टू डब्ल्यूपी। किसी भी लिविंग सिस्टम में टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर के इक्वल होता है बट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। साइन अपोजिट नहीं होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि आगे कॉन्सेप्ट में साइन अपोजिट भी आएंगे, वो हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो एक तो वॉल प्रेशर, दूसरा इस ब्रस्टिंग को बचाए रखने के लिए इस सॉल्यूशन में भी एक प्रेशर लगता है जो कि सॉल्यूट के कारण होता है। इसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन थोड़ा सा डाउटफुल होती है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर की दो कॉन्सेप्ट समझना है। ऑस्मोटिक प्रेशर उसे भी कहते हैं जो सॉल्यूशन द्वारा मेम्ब्रेन पर लगाया गया वह प्रेशर जो कि वाटर की एंट्री को प्रिवेंट करता है। सॉल्यूशन द्वारा लगाया गया वह प्रेशर आउटवर्ड डायरेक्शन में जो कि वाटर की एंट्री को प्रिवेंट करता हो। यानी ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहां से देखो ये आउटर मीडियम है और ये सेल्युलर मीडियम है। वाटर अंदर एंटर हो रहा है, वाटर अंदर एंटर हो रहा है, अंदर एंटर हो रहा है, तो क्या हो रहा है, टर्गर प्रेशर बढ़ रहा है। टर्गर प्रेशर बढ़ रहा है तो सेल स्वेल होता ही है। जब टर्गर प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, इधर से वॉल प्रेशर लग रहा है, और दूसरी तरफ जब वाटर अंदर एंटर हो रहा है तो इस वाटर एंट्री के साथ साथ यहां पर लगने वाला वह प्रेशर जो कि वाटर की एंट्री को रोके। इधर से क्या हो रहा है, पानी आया, इधर से रोका, इधर से पानी आ रहा है, रोका जा रहा है, पानी आ रहा है, रोका जा रहा है, तो प्रिवेंट द वाटर एंट्री इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी। तो हालांकि ये प्रेशर के रेफरेंस में कहे तो कॉन्सेप्ट गलत होता है, क्योंकि प्रेशर माने धक्का लगाना, पुश करना होता है, और ये क्या करता है, इधर आ रहा है, उसको रोका जा रहा है। और इसको मैं बड़े एक अजीब की बात बोलती हूँ कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जैसे एक सेल है, इसमें सेल सैक है, ठीक है, इसमें सॉल्यूट भरा है, तो जितना जितना सॉल्यूट बढ़ता जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। यानी कि सॉल्यूट, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। अब क्या होगा, देखो मैं इसको बहुत अजीब टाइप का एक एग्जांपल है। हमने खाना खाया, ठीक है, अब खाना खाया तो इसका मतलब खाने का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट पार्टिकल तो है, रोटी खा रहे हैं हम, तो रोटी में कोई ना कोई सॉल्यूट पार्टिकल है, सॉल्यूट पार्टिकल गए पेट में, ठीक है। अब जैसे जैसे हमने खाना खाया, इसका मतलब एकदम सिंपल एग्जांपल है, आप कंपेयर मत कर लेना लिविंग सिस्टम से, मैं पूरे पेट को हमारे एक सेल मान रही हूँ, ठीक है। हमने सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट डालते जाएंगे तो क्या हो गया, अंदर कंसंट्रेशन बढ़ गया तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगी, बाहर से वाटर की डिमांड बढ़ जाएगी। तो वाटर क्या करें, हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं, तो जैसे जैसे पानी पीते हैं तो क्या होगा कि वापस एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी पानी पीने को बंद कर दिया जाएगा। तो अब देखो क्या होता है कि जैसे सॉल्यूट अंदर डाला, पानी अंदर गया, अब पेट फूल गया, तो पेट फूल गया मतलब टर्गर प्रेशर। अब पेट फूल गया तो हम पेट के फूले को दो चीज से कंट्रोल करते हैं। एक तो क्या होता है, हम पेट पे हाथ फेरते हैं, तो क्या हो गया, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर। तो ये तो था वॉल प्रेशर। दूसरा, पानी पी रहे, ऊपर डकार अब भाई पानी नहीं, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अंदर से डकार आई ना, बेटा पानी नहीं, ठीक है। तो सॉल्यूट अंदर गया,
हुआ, एंडोस्मोसिस हुआ तो पेट फूला, मतलब टर्गर प्रेशर बढ़ा। अब टर्गर प्रेशर ज्यादा खाएगी, मोटी हो जाएगी, पेट फूल जाएगा। तो हमने क्या किया, हाथ फेरा तो वाल प्रेशर, और डकार ली तो क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत ही सिंपल सा है। तो आप इन चीजों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ये कुल मिलाकर टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि वाल प्रेशर तो टर्गर प्रेशर का इक्विवेलेंट है, ये वाटर की एंट्री को या एंट्री या आउटरी को दोनों को कंट्रोल करते हैं। तो देखो एक लाइन दे रखी है इसके इसी के रेफरेंस में, ऑस्मोसिस अकर स्पॉन्टेनियसली, कंटीन्यूअस चलता ही रहता है लिविंग सिस्टम में, क्योंकि एक सेल से दूसरे सेल पानी पानी अगले पानी या लिविंग बाहर फ्री सिस्टम में है ना, कंटीन्यूअसली चलता रहता है इन रेस्पॉन्स टू ड्राइविंग फोर्स। अब ड्राइविंग फोर्स का मतलब क्लियर, ठीक है। द नेट डायरेक्शन एंड द रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड अपॉन बोथ प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखो क्या था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो मैंने आपको बताया भाई यहाँ के वाटर का कंसंट्रेशन और यहाँ के वाटर का कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, और ये डिफरेंस क्या कहलाता है, ग्रेडियंट कहलाता है ना। ये डिफरेंस क्या हो गया, ग्रेडियंट कहलाता है। तो अब ये हम सॉल्वेंट के रेफरेंस में करें तो ये क्या हो गया, वाटर का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ तो क्या हुआ, यहां से सेल के अंदर पानी एंटर किया, पानी एंटर किया तो क्या हो गया, यहाँ पे पानी इधर से इधर गया तो ये टर्गर प्रेशर लगा, ठीक है। टर्गर प्रेशर लगा तो इसका मतलब अगर मैं दो सेल लेती हूं तो इसका टर्गर प्रेशर कितना, इसका टर्गर प्रेशर कितना, तो ये टर्गर प्रेशर में डिफरेंस किस पर डिपेंड करेगा कि उस सेल में वाटर कितना है। तो इसका मतलब यहां पर भी प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हुआ। तो प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इस बात को डिटरमाइन करेंगे कि वाटर का डायरेक्शन एक सेल से दूसरे सेल या आउटर मीडियम से इनर मीडियम, है ना, आउटर मीडियम से इनर मीडियम या इनर मीडियम से आउटर मीडियम की तरफ कैसे जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं कि एक बीकर में पानी है और उसमें अपन ने अंगूर रखा, ग्रेप, तो फूल जाएगा, लेकिन फूलने के बाद एक स्थिति ऐसी आएगी जब पानी अंदर एंटर होना बंद हो जाएगा। वही अगर मैं किशमिश कहूं, है ना, रेजिन, तो वो भी फूल जाएगी, हो तो दोनों रहा है। लेकिन अब इसी को अगर मैं इस अंगूर को अगर हाईली कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में डालूं तो क्या हो जाएगा, वो पिचक जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले वाटर कंसंट्रेशन इधर अधिक थी, अंदर कम थी, तो वाटर अंदर एंटर हो रहा था, एंडोस्मोसिस हो रहा था। लेकिन अब क्या है, अंदर कम है, सॉरी अंदर वाटर अधिक है, बाहर कम है, क्योंकि ये हाईली कंसंट्रेटेड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो वाटर इनर मीडियम से आउट की तरफ मूव कर रहा है, तो एक्सोस्मोसिस हो रहा है, ठीक है। वाटर हमेशा क्या होता है, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ चल रहा है, ठीक है। जहां सॉल्यूट अधिक है तो इसका मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूट कम है तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो वाटर का मूवमेंट किसका होता है, हमेशा हाइपो टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये है हमारा इस लाइन का मीनिंग कि the net direction of rate of osmosis depend on the both pressure gradient and concentration gradient, ठीक है। और water move from its region of higher chemical potential, ठीक है, higher chemical potential या इसी को क्या कहते हैं, concentration, to its lower chemical potential until equilibrium established, है ना। अगर जब तक इक्विलिब्रियम रिच्ड ना हो जाए, इक्विलिब्रियम तक ना पहुंच जाए, यानी कि आउटर और इनर मीडियम की, या मैं ये कहूं कि दो सेल है और इसके बीच की कंसंट्रेशन केमिकल, ध्यान रखना, केमिकल पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी, और जब ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो एट द इक्विलिब्रियम द टू चैम्बर शुड हैव नियरली सेम वाटर पोटेंशियल, ठीक है। जब तक जो है दोनों की सेम वाटर पोटेंशियल ना हो जाए तब तक ये कंटिन्यूअस
रिएक्शन चलती रहती है। ओके, अब एक छोटा सा वर्ड है वो बात करते हैं।